हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारे संविधान में भाग 18 के अंतर्गत आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। हम पिछले कुछ चैप्टर्स में राष्ट्रपति को डिस्कस कर रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों में ही हमने बात की थी कि एक शक्ति होती है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल के समय में, इमरजेंसी के समय में राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्णय ले सकता है, उसके कौन कौन से पावर्स हैं, उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम आपातकालीन उपबंधों को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में क्यों किए गए हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान निर्मात्री सभा ने सोचा कि अगर भारत में कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या देश में ही कोई इस प्रकार का विद्रोह पैदा हो जाए कि एक सिचुएशन बन जाए इमरजेंसी की, तो ऐसे में हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन देश के सामने आएगा तो अगर निर्णय लेने की क्षमता एक सरकार के पास में रहे तो वह ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। तो आपको हमने पीछे भी बताया था कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक होती है एकात्मक, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, जहां पर पूरे देश में केवल एक सरकार होती है, यानी केंद्र की सरकार। और जो फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक सरकार प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार होती है और राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। तो जब कई लोग निर्णय करने वाले होते हैं तो इमरजेंसी की सिचुएशन में सिचुएशन को त्वरित गति से हैंडल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने दिमाग उतने प्रकार के विचार होते हैं। तो ऐसे में संविधान निर्मात्री सभा ने सोचा कि युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय या आंतरिक गड़बड़ी जैसी व्यवस्था उस समय सोची गई थी, बाद में उसको सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो ऐसी अवस्थाओं में अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि एक ही सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाए, केंद्र वाली, तो वो आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकेगी। तो इसीलिए आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में रखे गए और इनका सबसे प्रमुख जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि जब भी कभी आपातकाल लगेगा तो उस समय जो पावर्स हैं वो केंद्र सरकार में चली जाती हैं, यानी केंद्र सरकार जो होती है वो अत्यधिक पावरफुल हो जाती है और राज्य सरकारों के पावर्स कम हो जाते हैं, जिससे पूरा निर्णय संघ की सरकार ही लेती है और आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। तो ये तो इसके पीछे मूल भावना थी। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ कहाँ से प्रेरित है, तो जर्मनी का जो वीमर संविधान था वहाँ से इसको लिया गया है, वहाँ से ये चीज़ें प्रेरित हैं। जर्मनी में कई संविधान बने विश्व युद्ध के बाद में, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के वहाँ पर संविधान निर्मित किए गए। उसी में से एक संविधान था जर्मनी का वीमर संविधान। तो वहाँ से प्रेरणा ली गई है आपातकालीन उपबंध की। तो पहला पॉइंट आप नोट करें जो आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान में इसको कहाँ पे रखा गया है। तो ये भाग 18 है, भाग 18 और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, ये इसकी सिचुएशन है संविधान में। और ये पावर्स पूरी तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, इसीलिए आप इसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं। और जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं का आपको विवरण देना है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा जर्मनी से। अगर सिर्फ जर्मनी विकल्प है तो जर्मनी सही होगा। वैसे जर्मनी के वीमर संविधान, वाइमर जिसको बोलते हैं, वीमर संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है के स्थान पर प्रेरित शब्द लिखा करें आप लोग, प्रेरित है, यानी कि हमने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वहाँ से हमने इस चीज़ की प्रेरणा ली है। तो ये तो इसके दो फैक्ट आपके पहले ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपातकालीन उपबंध कहाँ पे है, तो भाग 18 में है। 352, 356, 360 तीन आर्टिकल तो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। 352 से लेकर 360 तक इसके प्रावधान हैं और ये जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से प्रेरित हैं। अगर वीमर विकल्प में नहीं है तो जर्मनी का संविधान अगर दिया है सिर्फ, तो उसे भी टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया।
अब इसमें देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन जब शक्तियों की बात करते हैं तो 3 प्रकार की शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं उनको सबसे पहले आप जानें, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, एक तो आपका है आर्टिकल 352। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये राष्ट्रपति को ही पावर है कि नेशनल इमरजेंसी की वो घोषणा करे। और दूसरा जो पावर है वो आर्टिकल 356 के तहत आता है, जिसको कहते हैं, संविधान में जो शब्द यूज किया गया है वो है संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो वहाँ का शासन जो है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, तो उसको बोलचाल में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो 356 क्या है? ये है संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन संविधान में किसी भी अनुच्छेद में शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है, इसके बाद में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है और वो चाहे जिसके माध्यम से करे, राज्यपाल या अन्य अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है राज्यों में, उन सबकी सहायता से शासन देखता है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी शासन किया जाता है उसको राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसी को जो है जो लोकप्रिय शब्द है वो है राष्ट्रपति शासन, इसको कहा जाता है। तो ये भी हम देखेंगे डिटेल में। और तीसरा जो पावर है वो है आर्टिकल 360 के तहत, जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, और ये प्रेसिडेंट रूल, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 जो पावर्स हैं ये राष्ट्रपति के हाथ में ही होती हैं। इन तीनों चीज़ों की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, हालांकि मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होता है, वो हमने आपको पहले ही बताया है। तो पावर्स चूँकि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती हैं इन चीज़ों की, इसीलिए इसको राष्ट्रपति की शक्तियाँ माना जाता है। तो इतना हमने ये इसका खाका बनाया। अब हम आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो एक बड़ा टॉपिक है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और जो ये 2 टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, इनको हम एक साथ नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हैं। एक प्रश्न आपका ये उठता है कि आपातकाल की घोषणा क्यों की जाती है। सबसे पहले हमने बात की थी कि इन प्रावधानों को क्यों रखा गया है। तो प्रावधानों को इसीलिए रखा गया था कि इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाएगा परिस्थितियों को। अब हम देखें कि आपातकाल की घोषणा करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगर कभी देश की संप्रभुता पे, एकता पे, अखंडता पे और उसकी सुरक्षा पे कोई आंच आती है तो ऐसी अवस्था में सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें, इसीलिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अपने पैसे का, अपने संसाधनों का, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल हम देश की इन चीज़ों की रक्षा करने के लिए उपयोग कर सकें, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल, अगर डिटेल में आप इसे समझ लेंगे तो कभी भी आपको कहीं से और रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल इमरजेंसी, मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी। देखिए 100% किसी चीज़ का ज्ञान कोई PhD नहीं करने जा रहे हैं हम इससे। हमारे एग्ज़ाम के लायक जो मैक्सिमम नॉलेज हो सकता है वो आपको हो जाएगा। 100% कभी ना किसी को हुआ है और ना हमें हो सकता है, ना आपको हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि यहीं पे हम इसका आर्टिकल का भी फिर से उल्लेख कर दें। आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या कहता है? सबसे पहले इस पे बात करें कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति को क्या पावर है। तो यहाँ पर पावर है कि राष्ट्रपति ही कर सकता है आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल
की घोषणा कर सकता है। तो यहीं पर 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 352 के तहत। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कितने आधारों पर कर सकता है? इसके रीजंस क्या हैं? तो इसके 3 आधार हैं। वो आधार क्या हैं? आधार इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आधार है युद्ध। अगर युद्ध हो रहा है, होने की घोषणा हो जाती है यानी वार, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। देखिए, घोषणा कर सकता है प्रयोग किया गया है, करना आवश्यक नहीं है। जब उसे लगे कि हाँ हमको इमरजेंसी की घोषणा करनी है, संसाधन हमको एक ही दिशा में मोड़ने हैं, तभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध कोई छोटा मोटा ऐसे ही युद्ध हो रहा है और उसमें भारत इतना शक्तिशाली देश है कि छोटे मोटे देशों का सामना वो चुटकियों में कर सकता है, तो वैसे में इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। तो घोषणा कर सकता है युद्ध, या इसको कहते हैं बाह्य आक्रमण। दूसरी कारण है बाह्य आक्रमण। अब युद्ध और बाह्य आक्रमण ये दोनों ही बाहरी कारण हैं। युद्ध भी किसी बाहरी देश से होगा और बाह्य आक्रमण है तो वो भी बाहरी देश से ही होगा। तो ये लगभग आपको एक ही जैसा लगता है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। आक्रमण तब हो सकता है जब युद्ध की घोषणा नहीं भी हो। यानी कि मान लेते हैं कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया या किसी भी देश ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, तो उस समय वो आक्रमण की सिचुएशन होती है। तब हम अपनी कूटनीतिक प्रयास भी कर सकते हैं, हम बातचीत का भी कर सकते हैं। हो सकता है भारत की तरफ से अभी युद्ध की घोषणा ना की जाए, हम युद्ध ना लड़ें, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल करें, हम अन्य कूटनीतिक प्रयास कर रहे हों, तो उस समय की सिचुएशन बाह्य आक्रमण की सिचुएशन है। लेकिन जब भारत भी डिक्लेयर कर देता है कि वार हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी युद्ध शुरू कर दे हैं, राष्ट्रपति को ही पावर है युद्ध का डिक्लेरेशन करने की। पीछे भी हमने बताया था कि तीनों सेनाओं का मुख्य जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। युद्ध की घोषणा, युद्ध समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। तो अगर राष्ट्रपति ने युद्ध की घोषणा कर दी है तो वो युद्ध की सिचुएशन हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ऐसा ही नहीं है कि जब ये चीज़ शुरू हो जाए, आक्रमण शुरू हो जाए या युद्ध शुरू हो जाए तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आप ये भी याद रखिएगा कि अगर ऐसी प्रबल संभावनाएं लग रही हैं कि ऐसा हो सकता है, तो संभावना के आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये कभी आपको क्वेश्चन कथन में आ सकता है कि क्या बाह्य आक्रमण की प्रबल संभावना हो गई है, अगर मंत्रिमंडल को ये समाधान हो गया और राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया उन्होंने, तब भी लगाया जा सकता है। तो ये जो है ये दोनों बाह्य कारण हैं। इसीलिए जब भी कभी इन आधारों पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको बाह्य कारण कहा जाता है। ये क्या है? ये बाह्य कारण है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है, यानी बाह्य आपातकाल है। एक कारण जो है वो अपने देश में ही पैदा होता है, उसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन। तो ऐसे में क्या होता है, ये अपने देश में ही होता है। देश की जनता ने ही विद्रोह कर दिया है और वो भी शस्त्रों के साथ में विद्रोह कर दिया है, अपना हथियार लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो ऐसी अवस्था में भी जब पुलिस के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो ये है आंतरिक, ये आंतरिक कारण है। इसीलिए जब इस कारण के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो उसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल में कभी डिफरेंस करने को आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊपर वाले दो कारण के आधार पर बाह्य बनता है और नीचे आंतरिक कारण पर बनता है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे जब हम मूल अधिकारों के निलंबन की बात करेंगे तब भी वहाँ पर ये चीज़ निकल के आएगी कि क्या आंतरिक आपातकाल में और बाह्य आपातकाल में क्या अंतर आ जाता है। तो ये तीन आधार जो हैं वो ये हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे क्वेश्चन और की जा सकती है कि जब मूल संविधान बनाया गया था तो उस समय ये सशस्त्र विद्रोह की जगह दूसरी बात कही गई थी
और ये 44वें संविधान संशोधन के बाद में, उसी संशोधन में ये सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया है। तो इसको भी कुछ लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ क्यों बढ़ाएगी। तो सबसे पहले इसे हम नोट करें कि ये जो बात है सशस्त्र विद्रोह, ये 44th जो है संविधान संशोधन, ये वाली बात, सशस्त्र विद्रोह की बात जो है वो संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। पहले ये नहीं था। तो पहले क्या था? इसके स्थान पर तीसरा कारण पहले भी था। पहले आंतरिक अशांति कही गई थी, इसमें बात आंतरिक इंटरनल डिस्टरबेंस की बात की गई थी। आंतरिक अशांति को रखा गया था। तो आंतरिक अशांति को हटा करके इसको हटा दिया गया, हटाकर क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। अब ये वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिविलियन है। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस को रखा गया था, आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी। तो ऐसा क्या हुआ कि 1978 में ये चीज़ लानी पड़ी? तो उसके पीछे का आपको एक लॉजिक समझना चाहिए। देखिए, ये उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की, भारत में, और भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई आंतरिक अशांति के आधार पे। उस समय 1975 में, अगर आप पढ़ेंगे 1975, देखिए आपके इतिहास के सिलेबस में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, तो आज़ादी के बाद में भी जो घटनाएं हुई हैं उनको भी आपको पढ़ना है। तो 1975 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और कांग्रेस की सरकार उसमें थी। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि जयप्रकाश नारायण और उनके साथी वगैरह लोग जो है इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से, राजनीति से प्रेरित होकर के इंदिरा गांधी सरकार ने जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, और वो भी बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के, अपने ही स्वेच्छा से एक ही व्यक्ति ने निर्णय लिया। अब उसके पीछे भी कारण है। कारण आपको अभी आगे हम बताएंगे जब, कि इस नेशनल इमरजेंसी को घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल को लिखित परामर्श देना अनिवार्य किया गया है। अब इस 44वें संविधान संशोधन के बाद से, अभी हम इस पूरी बात पे डिस्कस करेंगे और लिखवा देंगे आपको। तो ऐसा लिखित मंत्रिमंडल की सलाह, वैसे तो आप ज़्यादातर जगहों पे संविधान में ये देखोगे कि सीधे सीधे यही कहा गया है कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनके परामर्श से काम करेगा, लेकिन कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि लिखित परामर्श चाहिए या मौखिक। तो ज़्यादातर परंपरा में मौखिक परामर्श चलता है, लेकिन यहाँ पर लिखित परामर्श की बात की गई 1978 के संविधान के बाद में। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करवाई, उसमें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो उन्होंने घोषणा कर दी क्योंकि इंदिरा जी ने उनको परामर्श दिया। लेकिन जब आप आर्टिकल 74 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं की गई है, मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा, यानी प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो पूरी मंत्रिपरिषद मिल करके निर्णय लेगी, तब वो राष्ट्रपति को सलाह दे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही सलाह दी और इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। बाद में उन्हीं में के तमाम व्यक्तियों ने इस चीज़ को स्वीकारा कि हाँ, मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से परामर्श नहीं किया गया था। तो फिर जब इंदिरा जी की सरकार गिर गई इस इमरजेंसी के बाद में, 1977 में एक गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत में आ गई, मोरारजी देसाई पीएम बने। तो उस सरकार में 1978 में ये 44वां संशोधन किया गया था और इसमें बहुत सी बातें बढ़ाई गई थी। काफ़ी जगहों पर आपने इस संशोधन को पढ़ा होगा, जैसे कि राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी तो एक बार सलाह को वो वापस कर सकते हैं, ये बात भी इसमें बढ़ाई गई थी। और
संपत्ति संबंधी मुद्दे जो थे, और साथ ही साथ में आपने देखा यहाँ पर इन्होंने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की वो आंतरिक अशांति के आधार पर कर दी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाले राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने हजारीबाग की जेल तोड़ करके बाहर आए और एक गुप्त दस्ते का जो है उन्होंने गठन किया और काफ़ी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम किया। समाजवादी विचारधारा के थे और गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे, गांधीवादी विचारधारा पे चलते थे। उनका आंदोलन अहिंसक था, किसी भी प्रकार से हिंसक नहीं था, फिर भी उनके आंदोलन को जो है दबाने के उद्देश्य से ही शायद ये इमरजेंसी लगाई गई। तो इसलिए अगली सरकार ने कहा कि ऐसे तो कभी भी देश में कोई आंदोलन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आंदोलन करने के लिए जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो जो भी सरकार सत्ता में होगी वो आंतरिक अशांति का एक बहाना ले करके इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है और आंदोलन को दबा सकती है। तो अब उसमें कहा गया कि ऐसे में इसकी सच्चाई भी बरकरार रहे तो आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया कि अब आधार तभी बनाया जा सकेगा जब विद्रोही उनके हाथ में हथियार भी हों, अदरवाइज उसको नॉर्मल मूवमेंट माना जाएगा। तो ये चीज़ लाई गई। दूसरी चीज़ ये भी कहा गया कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो सकता है अकेले निर्णय लेके राष्ट्रपति को मौखिक रूप से बता दे, तो उसमें सबका निर्णय है कि नहीं है ये साबित नहीं हो पाता है। तो कहा कि ऐसे मामलों में, हर एक मामले में नहीं, इस तरह के राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में लिखित अनुमति की ज़रूरत है, ताकि ये पता चल सके कि सारे मंत्रिमंडल के लोगों ने हस्ताक्षर इस पर किए हैं, तभी ये परामर्श आया है। तो ये भी व्यवस्था की गई थी और कारण हमने आपको यहाँ पर समझाया कि ऐसा क्यों किया गया था। तो 3 आधार आपने देख लिए, आधार में संशोधन भी आपने समझ लिया, और जो भी हमने इंदिरा गांधी सरकार के समय का इमरजेंसी का मामला था उसको भी समझाया, और उसी की वजह से ये संशोधन भी निकल करके आया। 2 बातें इसमें आई। दूसरी बात को भी हम बताएंगे कि जो लिखित अनुमति वाला, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखें, आधार के बाद में देखें घोषणा कैसे की जाती है। 3 आधार आपने समझ लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से जो लिखा है उतने पर ही आप ध्यान रखेंगे। देखिए, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? इसकी उद्घोषणा करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति कब करता है? राष्ट्रपति करेगा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे। ये कब करेगा? ये करेगा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे संविधान में यहीं पर आ जाता है। 352 आर्टिकल में मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है, कैबिनेट का। मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट। देखिए, जो आर्टिकल 74 में बात की गई है वहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात की गई है। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद एक बड़ा समूह है, बड़ी संस्था है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो यहाँ पे हमने बताया जिनका समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री इसमें होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये तीनों टोटल मिलाकर के मंत्रिपरिषद कहलाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद काफ़ी बड़ी होती है, तो सोचा गया कि राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी में जब लिखित परामर्श की ज़रूरत है तो ऐसे में सारे मंत्रियों के हस्ताक्षर कराना, सबको ढूंढ के, तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है। तो कहा गया ठीक है, वैसे भी मौखिक परामर्श से काम चल रहा था, तो ऐसा करते हैं मंत्रिमंडल से ही ले लेते हैं। तो मंत्रिमंडल क्या है? यही 3 में जो पहला कैटेगरी होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं।
तो उनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं और बाकी 2 टोटल मिलाकर के तीनों को मंत्री परिषद कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया ठीक है, मुख्य जो मेन मंत्री होते हैं वही कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उनके ही समूह से करवा लिया जाए। तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर यह किया जाएगा। तीसरी बात है कि इसको पूरे भारत के लिए हो सकता है, पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा हो सकती है या किसी भाग में। अब ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम राष्ट्रपति शासन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम फिर से दोहराएंगे कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। देखिए, पूरे भारत में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है और भारत के किसी प्रदेश में या कुछ ज़िलों में किसी एक क्षेत्र में भी ये चीज़ की जा सकती है। और अगली चीज़ ये है कि देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण, 3 आधार जो हैं, और सशस्त्र विद्रोह होने पर या प्रबल संभावना, यानी कि संभावना अगर प्रबल है तब भी जो है, अगर मंत्रिमंडल लिखित सलाह देता है राष्ट्रपति को तो इसकी घोषणा की जा सकती है। तो ये है घोषणा। अब घोषणा हो गई राष्ट्रीय आपातकाल की, तो क्या इसे संसद की अनुमति चाहिए? क्या संसद इसे पारित करेगी या नहीं पारित करेगी? ये भी प्रश्न बनता है। जैसे कि अध्यादेश में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश की घोषणा कर देता है, अध्यादेश निकाल देता है, बाद में उसे संसद पारित करती है, उसके लिए समय वगैरह निर्धारित होता है। तो बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल में भी होता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में संसद द्वारा उसे अनुमोदित कराना भी पड़ता है। तो उसके विषय में हम देखें। उद्घोषणा को आपने समझ लिया, उद्घोषणा हो गई। अब हम देखें कि संसद द्वारा अनुमोदन कैसे होगा और कितने समय में किया जाना चाहिए। तो अब हम देखें अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब यही है कि संसद उसे पास करे। कैसे होगा? देखिए, बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, सभी प्रश्न इसमें हैंडल कर लेंगे। अनुमोदन कब होगा? देखिए, जब भी इसकी घोषणा होगी तो घोषणा की एक तारीख होगी, तो घोषणा की तिथि से, जिस भी तिथि को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है उस तिथि से जोड़ा जाएगा। घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर, 1 माह कह सकते हैं आप, 30 दिन के भीतर दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। देखिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर घोषणा रद्द हो जाएगी। घोषणा की तिथि से, जिस डेट से हुए 30 दिन के 1 माह कह सकते हैं आप, हैं संसद के दोनों सदन और विशेष बहुमत, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप विशेष बहुमत को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये भी हम जब राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ की चर्चा आएगी, तो वहाँ देखेंगे साधारण है या विशेष है। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक चीज़ होती है कि सदन के कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। और दूसरी बात होती है कि उपस्थित और वोट डालने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये होता है विशेष बहुमत। यानी कि सदन में जितने टोटल सदस्य हो सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसका बहुमत होना हो चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और जितने लोग आज वोट डालने इसमें आए, उपस्थित थे या वोट डाला, उनके 2/3 होना चाहिए बहुमत, 2/3।
ये दोनों शर्तें इसलिए होती हैं ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन कम ही लोग आए और उन्होंने ये 2/3 से कर दिया। तो कम से कम इसमें भी शर्त है कि ये 2/3 भी जो टोटल है वो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, आधे से ज़रूर पार हो जाए। तो ये दोनों शर्तें आपको पार करनी पड़ेंगी। इसको अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं किसी सदन में 100 लोग हैं टोटल सीट, तो बहुमत का मतलब हो गया सदन के कुल का, तो 50% से एक ज़्यादा यानी 51 तो हो गया बहुमत। अब दूसरी बात ये कहेगी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो मान लेते हैं कि उस दिन 60 लोग आए थे, तो 60 का 2/3 कर दीजिए, 2/3 तो 120/3, तो ये हो गया 40। 40 लोग अगर पारित कर दें तो 2/3 हो गया। तो ये नहीं माना जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 51 तो आने चाहिए, यानी कि उस दिन उपस्थिति फिर कम है, यानी कि ज़्यादा लोग आने चाहिए तभी ये पारित होगा। 51 से ऊपर तो जाना ही चाहिए। जितने लोग वोटिंग करें उसका 2/3 51 से ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, यानी कम से कम 80 लोग हों तब निकाल के देखिए। 80 का 2/3 करिए तो 160/3 आएगा, तो आपका हो जाएगा 53 लोग से ऊपर निकल जाएगा। तो 53-54 लोग का निकल जाएगा, तब जा कर के ये उपस्थिति होगी। ये इसीलिए प्रावधान किया गया कि कहीं अगर यही कह दिया जाता कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले का ही 2/3 लेंगे, तो उस दिन उपस्थिति ही अगर कम हो जाए, 10 ही लोग आ जाए, तो 10 का 2/3 तो 5 ही 6 लोग वोट डाल करके पारित कर ले जाएंगे। तो उसमें ये शर्त भी है साथ में। तो ये हो गया दोनों सदनों से पारित हो जाए। अब कभी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि एक सदन लोकसभा उस समय विघटित अवस्था में हो या नेशनल इमरजेंसी घोषित होने के बाद में विघटन में वो नहीं कार्य कर रही है उसका, तो कैसे होगा? तो अगर लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा पारित करे, और जैसे ही लोकसभा पुनर्गठित होकर के आए तो उसकी पहली मीटिंग में 30 दिन के अंदर वो पारित करे। तो ये भी आप पॉइंट लिख लेंगे कि यदि लोकसभा, राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है, लोकसभा विघटित है, ऐसी सिचुएशन है, तो राज्यसभा पारित करे, राज्यसभा पारित करे। इसको एक बार सिस्टम को समझ लेंगे, बार बार यही काम आएगा। राज्यसभा पारित करे, तथा ऐसा नहीं है कि अब लोकसभा का काम नहीं पड़ेगा। जैसे लोकसभा की प्रथम मीटिंग हो, जैसे नई लोकसभा नई गठित होके आए, लोकसभा की प्रथम मीटिंग, प्रथम बैठक हो, 30 दिन के अंदर पारित करें, उसी विधि से बहुमत से ही 2/3 वाले सिस्टम से ही करें। तो इस तरह से पारित हो जाए। दोनों कंडीशन आपने समझ लिया। तो यदि पारित हो जाएगा तो कितने दिन तक चलेगा, ये भी तो आप सोचिए। तो पहले तो एक ही महीना का उसका लाइफ है। 1 महीने के अंदर अगर ये पारित हो गया तो ठीक है, अगर नहीं पारित हुआ तो लाइफ ख़त्म उसकी है। अगर पारित हो गया तो कितने दिन चलेगा? तो एक बार पारित होने के बाद में 6 महीने तक चल सकता है, और 6 महीने बाद में इसको फिर से पारित कर सकते हैं और अनंत समय तक चला सकते हैं। इसकी आखिरी लिमिट नहीं बताई गई है, यानी अनिश्चित काल तक इसको बढ़ाते रह सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने पर इसको रिन्यू करना होगा, यानी फिर से पारित करना पड़ेगा। तो ये इसको दो तरीके से लिखेंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक बार पारित होने पर 6 माह तक चलेगी इमरजेंसी, आपातकाल लिख दें, 6 माह तक आपातकाल चलेगा। एक प्रश्न ऐसे ही बन जाता है, कितने दिन चलेगा। अब दूसरा, 6 माह पर पुनः पारित करके अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित समय तक, कुछ डिटेल नहीं बताया गया है कि कितने दिन तक चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी जब राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम समय 3 साल कर दिया गया है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, और वो भी 1 साल के बाद में
चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि चुनाव कराने की संभावना नहीं है या दूसरा रीज़न कहीं आपातकाल लगा हो, तो उसको वहाँ पर हम देखेंगे। वहाँ 3 साल की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक बार में 6 ही महीने चलेगा, फिर पारित कर लीजिए, फिर 6 महीने चलाइए, फिर दोनों सदन पारित कर दे, फिर 6 महीने। तो ऐसे करके 6-6 महीने पर इसको बढ़ाते रह सकते हैं और अनिश्चित समय तक इसे हम लागू कर सकते हैं। तो ये है अनुमोदन। अब ये जो विशेष बहुमत वाली बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये 44वें संविधान संशोधन से लाया गया था। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि उस आपातकाल के बाद में बहुत ज़्यादा नियम सख्त किए गए आपातकाल घोषणा के, तो लिखित अनुमति बढ़ाई गई और ये विशेष बहुमत भी, ये वाली बात भी जो है वो 44वें संविधान संशोधन से ही लाई गई थी। 44वें संविधान संशोधन, इसको सब याद रखेंगे आप, और इसका लॉजिक बस अगर आपने पकड़ लिया जो हमने अभी आपको बताया, तो उसके बाद में ये सारी कड़ाई तभी की गई। अदरवाइज़ पहले क्या था, पहले यहाँ पर मूल संविधान में साधारण बहुमत ही था, लेकिन सख्त क्यों किया गया, हमने आपको रीज़न भी बता दिया कि उस आपातकाल के बाद में काफ़ी चीज़ें सख्त की गई, जैसे मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श चाहिए होगी और सिर्फ राष्ट्रपति का समाधान हो जाना, यानी राष्ट्रपति ही निर्णय ले ले ऐसा नहीं, उसके निर्णय की समीक्षा भी की जा सकती है, सदन के विशेष बहुमत की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये हो गया अनुमोदन। अब इसके बाद हम देखें कि ये ख़त्म कैसे होगा, समाप्त कैसे होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए 3 चीज़ें आपको जाननी हैं, 3 तरीके से समाप्त के शुरुआत की जा सकती है। और समाप्त करना सरल है, लागू करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। यानी कि आप कह सकते हैं इसकी समाप्ति कैसे होगी। समाप्ति कैसे होगी, तो समाप्ति करने के लिए सबसे पहला तो राष्ट्रपति जब चाहे तो अपनी एक और घोषणा करके आपातकाल को ख़त्म कर सकता है। तो पहला जो तरीका वो है कि राष्ट्रपति एक अन्य घोषणा करके समाप्त कर सकता है और इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि समाप्ति की घोषणा तो परामर्श पे ही करेगा, लेकिन उसके लिए फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा से समाप्ति की घोषणा को फिर से पारित कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घोषणा कर दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी मंत्रिमंडल निर्णय लेगा बस और हो जाएगा। दूसरा, अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति जो है इस घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है। तो क्या कर सकता है, लोकसभा भी इसको करा सकती है। लोकसभा साधारण बहुमत से, अब देखिए यहाँ पर साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। यही चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वापसी में भी क्या विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, नहीं, वापस कराने के लिए साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करके हो जाएगा। ये लोकसभा करेगी। लोकसभा साधारण बहुमत से जो है वापसी का संकल्प पारित करे, संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति वापसी करने के लिए बाध्य है, करने के लिए बाध्य है। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। अब इसमें भी देखिए साधारण बहुमत और लोकसभा की बात की गई है। तीसरा जो है, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर ऐसा कोई संकल्प पारित करके राष्ट्रपति के पास में भेजे कि आप आपातकाल को वापस लीजिए, तो वापस नहीं होगा, क्योंकि वापस के लिए साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अभी तो 1/10 नहीं भेजा है, यानी कि अगर 1/10 सदस्य वापसी का संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को दे दें तो राष्ट्रपति फिर इस पर विचार करने के लिए जो है एक तुरंत विशेष बैठक बुलाएगा। तो इसको तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकसभा के 1/10 सदस्य वापसी के लिए, वापसी शब्द से मतलब वही आपातकाल को वापस करने के लिए, वापसी हेतु संकल्प राष्ट्रपति को भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति
को दें तो क्या होगा, तो विशेष विचार हेतु विशेष बैठक बुलाई जाएगी तुरंत 14 दिन में। विशेष बैठक 14 दिन में बुलाई जाएगी कि हाँ विचार किया जाए कि इसको वापस लेना है या नहीं लेना है, क्या लेना है। तो ये एक शुरुआत हो सकती है और फिर ये बहुमत से पारित होके हो जाएगा। और ये भी 3 तरीके से इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कैसे घोषणा होती है, किन आधारों पर होती है, 3 आधार हमने बताए। फिर कैसे अनुमोदन होता है 6 महीने पर, और फिर कैसे वापस लिया जा सकता है। तीनों चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई होंगी। अब जो मेन चीज़ आती है कि आपातकाल घोषित होने के बाद में भारत के कार्यपालिका पर, विधायिका पर, न्यायपालिका पर और लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। वो क्या हैं उनको हम जानेंगे। तो उस पे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं। प्रभाव कई क्षेत्रों में कई तरीके से पड़ते हैं और उनको आपको बहुत सहज तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आप ना दे सकें। देखिए यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से सिर्फ लिसन कर लिया है तो भी आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रभाव।